चारों तरफ एक ही खबर चर्चा में है। जेएमएस वाला पकड़ा गया। अखबार, न्यूज चैनल, पान की दुकान, हर घर में सिर्फ और सिर्फ यही बातें चर्चा में थी। न्यूज चैनल में डिबेट चल रही थी। एंकर पूछ रहा था क्या जेएमएस को फांसी मिलनी चाहिए, या एक पक्ष बोल रहा था उस जैसे खूनी को जिसने पता नहीं पिछले 3 सालों में 150 से अधिक लोगों की हत्या कर दी, उसको सिर्फ फांसी नहीं ऐसा दंड मिलना चाहिए कि दुनिया याद रखे। और दूसरा पक्ष, उसको फांसी की सजा दी गई तो लोग हंगामा कर देंगे, देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा, उसके फॉलोवर या पुलिस कोई कोर्ट पर हमला न कर दे। ऐसा क्या था जेएमएस वाले में? क्या करता था वो? इतने सारे खून के इल्जाम और लोग उसके लिए सड़कों पर उतर आएंगे। जेएमएस के बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं था। सब लोग इतना ही जानते थे कि जिस दिन कोई बलात्कार की घटना घटती, उसके कुछ दिन में बलात्कारी की लाश मिलती और उसके पॉकेट से एक सिक्का मिलता। सिक्के पर लिखा होता जेएमएस, साथ में लाश के पास एक गुलाब का फूल और एक चिट्ठी होती। उसमें लिखा हुआ होता, माफ करना, तुम्हें आसान मौत ही दे पाया। आखिर कौन था ये जेएमएस? बस इसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था। पिछले 3 साल में देश में अलग अलग जगह पर करीबन 150 से भी ज़्यादा हत्या ऐसे ही हुई थी। जेएमएस के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। वो एक इंसान है या कोई गैंग है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कैसे ये लोग बलात्कारी तक पहुँचते हैं, कुछ भी कोई भी सुराग अभी तक नहीं मिला था। और कल रात वो पकड़ा गया है और उसके ऊपर आज मुकदमा दायर है। सब लोग बेताब हैं इस विषय में जानने के लिए कि वो कौन है, कैसा है, ऐसा कैसे इतने सारे खून, और किस लिए, क्यों किया, फिर पकड़ा कैसे गया वो। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सब मीडिया वाले लोग कोर्ट में चले गए थे और घर पर सब लोग टीवी पर ये खबर जानने के लिए एकदम से चिपके हुए बैठे थे। कोर्ट में मुजरिम को लाया जाता है। उसे देखते ही मीडिया वाले और लोग सन्न रह जाते हैं। ये क्या? ये तो एक 60-65 साल का बूढ़ा है। एक हाथ में लकड़ी भी है। लकड़ी का सहारा बहुत कम ले रहा था, पर लकड़ी के सहारे ही चल रहा था। उसकी चाल धीमी नहीं है पर तेज भी नहीं है। सफ़ेद पैंट और सफ़ेद शर्ट, चेहरे पर तेज, आंखों पर मोटा चश्मा, बहुत छोटे छोटे बाल, मूछें और दाढ़ी के बाल बहुत अच्छे से काटे हुए थे। एकदम सीधा साधा भोला भाला वृद्ध इंसान। लगता है पुलिस वालों ने किसी सीधे इंसान को बलि का बकरा बना लिया हो। पर सुना था पुलिस वालों को फ़ोन आया था, उसी की पत्नी ने अपने बच्चे की खून करते हुए पकड़ लिया था। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अदालत के कटघरे में खड़े एक दुबले पतले बूढ़े इंसान को देखकर अभी भी कोर्ट रूम में बैठे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये न्यायाधीश के प्रवेश करते ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष के वकील खड़े हुए और न्यायाधीश ने आदेश दिया कि कार्यवाही शुरू की जाए। उससे पहले न्यायाधीश कुछ और कहते या वकील कुछ और कहते, तुरंत ही उस बूढ़े इंसान ने कहा, 2 मिनट पहले मुझे बोलने दिया जाए। मैं नहीं चाहता इस फैसले में अदालत का कीमती वक्त बर्बाद हो। न्यायाधीश ने अनुमति दे दी। बूढ़ा इंसान बोला, मेरा नाम यशवंत राय है और मैं उन सभी खून का इल्जाम अपने सर पर लेता हूँ जिसकी लाश के पास जेएमएस का सिक्का मिला हो। 1-2 सिक्के किसी ने डुप्लीकेट रखे थे, उसको छोड़कर सबकी हत्या का जिम्मेदार मैं हूँ और मुझे गर्व है। इस काम के पीछे मेरा हाथ है। आप जो सज़ा मुझे देंगे मुझे मंजूर है। और मैंने ये क्यों किया, किस लिए किया, वो बहुत लंबी कहानी है। आप जानना चाहते हैं तो मैं कुछ और समय आपसे ज़रूर मांगूंगा, पर वो अपनी सफाई के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आगे आपकी मर्जी है। आप जो सज़ा मुझे चाहें सुना सकते हैं, मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं है। अजीब बात थी, कितनी आसानी से वो ये सब बातें बोल पा रहा था। शब्द कितने साफ थे, कहीं भी कोई भी लहजा उसका अटक नहीं रहा था और आंखों में चमक थी। उसको जरा सा भी दुख नहीं था। उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई देवदूत हो। आंखों में चमक भरा, जैसे अभी के अभी वो पूरी दुनिया से पाप मिटाकर ही रहेगा।
न्यायाधीश ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए यशवंत राय को अपनी बात रखने की इजाज़त दे दी। अदालत में बैठे लोग यशवंत राय की ओर देखने लग गए। मीडिया, बाहर कुछ अदालत से खड़े लोग, वो भी यशवंत राय को सुनने के लिए बेजा रहे थे। यशवंत राय ने कहना शुरू किया, मेरा इस शहर में बहुत ही अच्छा कारोबार था। दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन के अलावा शॉर्ट फिल्म भी हम लोग बनाते थे। मैं बहुत सालों तक काम कर करके थक चुका था। अब मैं घर पर आराम करना चाहता था। कुछ समय मैं खुद को देना चाहता था, परिवार के साथ रहना चाहता था। इसलिए मैंने पूरा का पूरा कारोबार अपने बेटे को दे दिया। अब मैं ज़्यादातर समय अपने घर पर बिताता था। सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर जाना, अखबार पढ़ना और गार्डनिंग करना मुझे बहुत ही पसंद था। सबके साथ खाना खाना और रात को कुछ किताबें पढ़कर सो जाना, यही मेरी दिनचर्या थी। मैं अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट था। कारोबार भी अच्छा खासा चल रहा था। बेटे ने पूरी तरह अब सब कुछ संभाल लिया था। घर में एक अच्छी पत्नी और घर भी बहुत ही अच्छी सोसाइटी में था। वहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे थे, मन लगा रहता था। सुबह सुबह जब भी मैं अखबार पढ़ता तो उसी समय सोसाइटी की एक छोटी सी लड़की अपने माँ के साथ रोज ही मंदिर जाया करती। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया करती तो मैं भी मुस्कुरा देता। फिर धीरे धीरे हमारी उससे दोस्ती हो गई। मैं उसे रोज ही चॉकलेट देता और उसकी वजह से मैंने अपने पास चॉकलेट भी रखना शुरू कर दिया था। बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बड़ी ही शरारती। मेरी तमन्ना होती थी कि मुझे भी एक ऐसी ही प्यारी सी पोती मिले। ऐसा कहते हुए यशवंत राय मुस्कुराने लगा था और उसकी आंखों में पता नहीं क्यों पानी की कुछ बूंदें भी निकल आई। यशवंत राय ने अपनी डबडबाई आंखों को दोनों हाथों से पोंछते हुए एक बार फिर से कहना शुरू किया। एक दिन उस बच्ची को हमारी ही सोसाइटी के 25-26 साल का एक लड़का चॉकलेट के बहाने बुलाकर उस नादान छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद, ये कहते हुए यशवंत राय का गला फिर से एक बार भर्रा गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहना शुरू किया। लड़के को शायद अब अपने किए पर अफसोस हो रहा था। उसको डर भी लग रहा था कि अगर किसी को पता चल गया तो। डर के मारे वह लड़का उस लड़की की छोटी सी बच्ची की हत्या करने ही जा रहा था कि उस लड़के की माँ ने उसे देख लिया। किसी तरह समझा बुझा कर उस बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। बहुत ही गर्मागर्मी हुई। वह लड़का भी अपना जुर्म कबूल करने लगा और बोलने लगा कि सब मिलकर मुझे मार डालो। सोसाइटी के दूसरे लोग छोटी सी बच्ची के माँ बाप को समझा रहे थे कि इस बात को यहीं पर ख़त्म करो, पर्दा डालो। अब जो हो गया है उससे बदला नहीं जा सकता। गलती हो गई उससे, बात को ज़्यादा तोल दोगे, खींचोगे तो सोचो आगे इसका भविष्य क्या होगा। यह कैसे कहीं बाहर निकल पाएगी, दुनिया जीने देगी? और सबसे बड़ी बात, शादी कौन करेगा इससे? लड़की के माँ बाप भी उसके हाथ पैर जोड़ रहे थे, कह रहे थे हमारा इकलौता बेटा है, हमें नहीं पता था कि हम अपने घर में एक हैवान को पाल रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हम उसको सुधारेंगे। पर बात आगे बढ़ी तो इसको फांसी हो सकती है और इसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। करीब 25 लाख रुपए और कुछ जेवर देते हुए लड़के की माँ ने कहा इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए और यह सारे रुपए और जेवर बच्ची के भले के लिए ही तो है, इसे रख लीजिए। फिर भी अगर आपको मेरे बच्चे को जेल भेजना है तो आपका निर्णय हमारे सिर आंखों पर होगा, लेकिन हमारी भी परिस्थिति समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सब बातें यहीं पे ख़त्म हो गई। कुछ महीनों के बाद सब नॉर्मल जैसा ही चल रहा था। शायद सब जल्दी ही भूल जाते हैं, पर मेरे दिमाग में ये सारी बातें चलती रही, घूमती रही। कुछ दिनों के बाद वो बच्ची एक दिन फिर अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी। मैंने उसे चॉकलेट दिया। वो अचानक डर कर अपने माँ के पास चली गई। उस बच्ची की वो आंखें और डरा हुआ चेहरा, मैं कभी नहीं भूल पाया। अदालत में बैठे लोग चुपचाप यशवंत राय को सुन रहे थे। यशवंत राय ने आगे कहना शुरू किया। उसके बाद मेरे दिल और दिमाग में बस यही चलता रहता था, कैसे उस बच्ची को, ओह मेरी पोती को। यशवंत राय ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने आंसू पोंछे। आगे अपनी बात जारी रखी। अब मुझे ना गार्डनिंग अच्छा लगता था और ना ही अखबार पढ़ना।
अब मैं कभी अखबार पढ़ता भी तो मुझे ऐसे ही समाचार दिखते थे। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बलात्कार हो रहा है। रात को नींद नहीं आती थी, मैं बेचैन हो उठता था। पत्नी को बताता तो वो भी परेशान हो जाती, बस यही कहती कि ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। मंदिर जाता, दोस्तों को मिलता, उनसे बात करता, तब वो भी यही कहते, ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक है। मैं परेशान होता रहा। कुछ दिनों के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। उन्होंने कुछ दवाई दी और कुछ मेडिटेशन करने को कहा, और उन्होंने भी यही कहा, ज़्यादा मत सोचिए। हर कोई यही कह रहा था, ज़्यादा मत सोचिए। अब मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने एक दिन अपनी पत्नी को कहा और अपने बेटे को, अब मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस जाऊंगा, शायद मुझे वहाँ पर अच्छा लगे। सबने हाँ कहा। फिर मैंने मेरा एक डिपार्टमेंट शुरू किया और मेरी प्रोप्राइटरशिप में छोटी सी कंपनी का गठन किया, यशवंत फिल्म्स। मेरे बेटे की कंपनी से स्टाफ लेता रहा जो मुझे मेरे फिल्म्स के लिए जब चाहे तब सपोर्ट करते। इस तरीके से मैं हर एक ऐसी किस्से की कहानी की डिटेल न्यूज़ इकट्ठा करके रखने लगा था। वो लड़का जिसने उस बच्ची के साथ बुरा किया था, उसी लड़के ने कुछ दिन पहले किसी कॉलेज की एक लड़की को अपना शिकार बनाया। वो मामला भी कुछ दिनों में शांत हो गया था, लेकिन मेरे दिमाग में वो चलता रहा। मैं गया, उस लड़की से मिला, बहुत सारी बातें हुई। मैंने उस लड़की को पूछा, क्या तुमने उसे माफ़ कर दिया? लड़की की आंखों से अंगारे निकले। मुझे जवाब मिल गया था। मैंने कहा, तो आगे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कम से कम उसके लिए तो करो। लड़की ने बड़े भारी मन से कहा, आपको पता ही होगा कार्रवाई मतलब क्या होता है, अपना बलात्कार करवाते रहना। सब लोग बारी बारी से डिटेल में पूछते रहते हैं मुझे, कभी मेरे माँ बाप को। यहाँ पर न्याय मिलेगा? अगर मिलेगा भी तो क्या? मेरे साथ जो हुआ, क्या मैं उसे कभी भूल पाऊंगी? बलात्कार एक बार होता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। मैंने कहा, पर किसी और के साथ ना हो, उसको तो रोक सकती हो ना। फिर मैंने उसे मेरी एक योजना बताई और वो मान भी गई। किसको कैसे किस तरीके से मारना है वो बताया और उसने वैसा ही किया। एक गोली मारने में ज़्यादा दर्द नहीं होता, कम से कम उस बलात्कार से तो बहुत कम ही होता है। ऐसे ही मैंने ना जाने कितनी दुर्गा ढूंढ ली और कई बार अभिमन्यु भी मिले, पर मेरे इस कंपनी JMS से जितने भी खून हुए, उसका दंड मेरी कंपनी और उनके मालिक यानी मुझे ही मिलने चाहिए थे। विजय माल्या पैसा लेकर भाग जाता है तो आप उसके एम्प्लॉय से पैसे नहीं निकलवा सकते, है ना? ठीक वैसे ही मेरी कंपनी की सज़ा का हकदार सिर्फ मैं हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ बिल्कुल भी नहीं। और शायद उस समय, उस घटना के समय, अगर वो अपने बचाव में मारते हैं तो भी उसका अपराध नहीं गिना जाएगा। हाँ, कुछ अपराध मेरी कंपनी से भी हुए हैं, जैसे बिना किसी पुख्ता जानकारी के किसी लड़की ने किसी बेगुनाह को भी मरवाया है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूँ, यशवंत राय कह रहा था पूरी तरह से अपनी रो में। तब हम नए थे बिजनेस में, गलती से ही तो बिजनेसमैन भी सीखता है। जो बेगुनाह लड़के मारे गए उसका मुझे बहुत ही अफसोस है, पर हमारे काम से इतनी दहशत फैली कि लोग डरते थे ऐसे कुकर्म करने से, और ये ज़रूरी था। धीरे धीरे हमारे शहर में ये घटना कम हो गई तो फिर हम दूसरे शहर की ओर बढ़े, काम जारी रखा। हाँ, 3-4 हत्या ऐसी भी हुई जो हमने नहीं की थी। अखबार में लिखा था JMS का सिक्का था, पर वो हमारा था ही नहीं। पर उसमें से 2 खून की वजह सही थी। उन्होंने अच्छा काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मगर एक खून जो उन्होंने बेगुनाह का किया था, तो आप उसकी कार्रवाई जरूर कीजिए जज साहब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहें तो हमारे सिक्के की पहचान भी करवा सकते हैं। हमारे सिक्के के सर्कमफेरेंस में अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो छोटे अक्षरों में उसका पूरा नाम दिख जाएगा, JMS, ज़्यादा मत सोचो। सब कहते थे ना, ज़्यादा मत सोचो। इतना बोलकर यशवंत राय रुक गया और वो ये सारी बातें इतनी खुशी से बता रहा था कि जैसे वो कोई माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन की सफलता की कहानियाँ बता रहा हो। अदालत में बैठे लोग तालियां बजाने लग गए। न्यायाधीश ने पूछा, कुछ दिन पहले तुमने अपने बेटे का भी खून कर दिया, उसने किसका बलात्कार किया था? यशवंत राय। यशवंत राय चुप हो गया।
फिर हंसते हुए बोला, देखिए सर, मेरा दिमाग तो काम करता है, पर मुझ में स्किल नहीं है और ना ही इतनी ताकत है। इसलिए मेरे बेटे का खून करते वक्त मैं पकड़ा गया। पहली बार बंदूक चलाई, बिना दिमाग लगाए। क्या करूं साहब, बेटा था। उस रात को मैं पानी पीने के लिए उठा था। कमरे में पानी नहीं था। पत्नी को जगाना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं किचन में पानी लेने के लिए चला गया था। किचन से सटे मेरे बेटे का कमरा था और बहू के सिसकियों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरा बेटा मेरी बहू की मर्जी के बिना उसके साथ ज़बरदस्ती करता था, ये मुझे उस समय पता चला। अब बलात्कार तो बलात्कार होता है, उसमें शारीरिक से कहीं अधिक मानसिक यातना होती है। वरना वो बच्ची कुछ महीनों के बाद मेरे हाथ से चॉकलेट तो ज़रूर ले लेती ना सर। इतना कहते ही यशवंत राय फफक कर रो पड़ा।